Hello students, myself Varna Dave from Civil Department. Welcome to our lecture of Construction Project Management. Today we will continue. Your unit number 1 is Construction Project and Organization Management. So today's our topic is, first one is function of organization, second one is principles of organization, एंड थर्ड वन इज कंस्ट्रक्शन टीम। तो सबसे पहले हम फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शंस है ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन हमने इससे पहले के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में इसको डिफाइन किया था कि व्हाट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन और इसके अंदर क्या आती है, इसकी डेफिनेशन हमने पहले के लेक्चर में देखा था। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे आपका फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से यूनिट नंबर 1। Functions of organization। तो फंक्शंस देखेंगे हम ऑर्गेनाइजेशन के। तो आपके टोटल 8 फंक्शंस है ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन हमने पहले डिफाइन किया है, तो इसके बेसिस पे ही आपके फंक्शंस रहेंगे। तो फर्स्ट वन इसके अंदर है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन का मेन फंक्शन क्या है कि आपका जो प्लानिंग है कैसा होना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग इसके अंदर होना चाहिए। अगर हम सेकेंड वन देखें इसके अंदर, तो सेकेंड वन है टू प्रिपेयर स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है मेन फंक्शन इसका कि हमें एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है। तो प्रिपेयर स्ट्रक्चर यानी कि कौन सा काम कौन करेंगे, किसकी कितनी टाइम लिमिट रहेगी, क्या फंक्शन रहेगा, वो सब कुछ जो स्ट्रक्चर है पूरा ऑर्गेनाइजेशन का वो हमें प्रिपेयर करना होगा। वो आपका मेन फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का। इसके बाद अगर देखें तो थर्ड पॉइंट है टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद द गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट के साथ हमें गुड जो रिलेशंस है इसको मेंटेन करने चाहिए, जो आपका फंक्शन रहेगा। क्लियर। अभी नंबर 4 आपका है फंक्शन। ये आपकी एग्जाम में अगर आए 2 मार्क्स में तो आपको ये 8 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। टू प्रिपेयर वेज पॉलिसी, टू प्रिपेयर वेज पॉलिसी। अभी वेज पॉलिसी क्या है, तो वेज पॉलिसी दैट मीन्स के अगर कोई वर्कर आपके यहाँ काम कर रहा है तो जो आपकी वेज पॉलिसी यानी कि वेतन की जो पॉलिसी होती है, जो स्कीम होती है वेतन की जो स्कीम, उसके अकॉर्डिंग ही इसको जो भी पैसे है वो मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जो लेबर आ रहा है और अभी करंट जो इसका जो लेबर का जो प्राइस है, यानी कि अगर हम बोले कि इसका जो वेज है वो आपका 250 चल रहा है और आपके यहाँ पे अगर वो आए और आपको 150 इसको दे रहे हैं, तो ये आपका सही नहीं होगा। यानी कि आपका जो वेज पॉलिसी है वो पहले से ही डिफाइन होना चाहिए कि अगर हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क में कोई भी लेबर या फिर वर्कर आएगा तो इसकी वेज पॉलिसी क्या रहेगी वो आपको पहले से ही डिफाइन कर देना चाहिए। टू प्रिपेयर अ वेज पॉलिसी। उसके बाद नंबर 5 कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट एंड देयर कंट्रोल। यानी कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। हमने देखा कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका मेन फंक्शन क्या है कि हमने सभी पार्ट को डिवाइड कर दिए हैं, जो इजीली काम हो सके इसके लिए हमने सभी पार्ट को डिवाइड किया है। लेकिन सभी पार्ट का जो डिवाइड किया है उस सभी पार्ट का पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। क्लियर, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो इसका फंक्शन रहेगा कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जो भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उसके साथ। नंबर 6 देखिए इसके अंदर, इसमें है
मॉनिटर वेरियस एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम या फिर प्रोग्रेस। यानी कि जो भी डिपार्टमेंट वाइज जो भी एक्टिविटी दी गई है या फिर जो भी प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करना चाहिए। मॉनिटरिंग इसके लिए इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज आपका जो भी कंस्ट्रक्शन है वो डिले हो सकता है, तो मॉनिटरिंग होना चाहिए। उसके बाद नंबर 7 है फुलफिल मैनेजमेंट एम्स एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि जो भी एम्स है मैनेजमेंट के वो आपको फुलफिल करने होंगे। तो फुलफिल मैनेजमेंट, यानी कि जो भी एम्स रहेंगे वो आपको फुलफिल करना होगा, वो आपका ऑर्गेनाइजेशन का एक फंक्शन रहेगा। और लास्ट वन इसके अंदर है गुड रिलेशन बिटवीन द वर्कर एंड द मैनेजमेंट, यानी कि वर्कर के साथ भी और मैनेजमेंट के साथ भी गुड रिलेशंस होने चाहिए। विद वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, यानी कि इसके साथ भी गुड रिलेशन होना चाहिए। तो आपके टोटल 8 फंक्शंस है ऑर्गेनाइजेशन के जो आपको याद रखने हैं टर्न बाय टर्न, और ये अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन है तो आपको ये लिखना है। अभी इसके बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके प्रिंसिपल्स कौन कौन से रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन का, ये दोनों क्वेश्चन अलग है, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रिंसिपल्स है वो इसके एम रहेंगे कि क्या क्या प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशन का, और जो हमने इससे पहले हम देखा फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि क्या वर्क रहेगा ऑर्गेनाइजेशन का, वो हमने इससे पहले देखा। तो अभी हम देखेंगे कौन कौन से प्रिंसिपल्स है ऑर्गेनाइजेशन के। टोटल आपके 12 प्रिंसिपल्स है ऑर्गेनाइजेशन के, और सभी को हमें डिफाइन करना है। ये आपका कुछ आईएमपी क्वेश्चन है, अगर आपके एग्जाम में ये सभी प्रिंसिपल्स लिखने को बोले और उसके बाद इसको डिफाइन करने को बोले तो ये आपका टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। अदरवाइज सिर्फ लिस्ट आउट करने में प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो अभी हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आपके टोटल 12 प्रिंसिपल्स है ऑर्गेनाइजेशन के। तो इसमें नंबर 1 है यूनिटी ऑफ डिमांड, सेकेंड है स्पान ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड वन है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, फोर्थ है यूनिटी ऑफ जॉब असाइनमेंट, फिफ्थ वन इज डिवीजन ऑफ वर्क, सिक्स्थ इज सेपरेशन ऑफ वर्क, सेवंथ इज जॉब डेफिनेशन, 8 is contact, 9 one is ultimate authority and responsibility, 10 number 10 is continuity and of activity, 11 is flexibility and stability, and number 12 is motivation and professional growth। यानी कि अगर आपके एग्जाम के अंदर आपका जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है 2 मार्क्स के इसको लिस्ट आउट करने को बोले तो आपको ये सिर्फ इसके नाम ही लिखने हैं, जो आपके 12 है वो आपको नाम लिखने हैं। अदरवाइज अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है कि राइट डाउन द
प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफाइन, यानी कि सभी के नाम लिखने हैं और इसको डिफाइन करना है पर्टिकुलरली, और ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो अभी हम इसको नंबर 1 हम देखेंगे कि नंबर 1 में क्या है। नंबर 1 है यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि हमने इससे पहले देखा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने डिफरेंट पार्ट को डिवाइड कर दिया, यानी कि सभी को हमने सेपरेशन दे दिया। क्लियर? अभी हमने सभी को सेपरेशन दे दिया, तो हम सभी को अगर कोई कमांड या फिर कोई वर्क बोलेंगे तो सभी को मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो क्या करना चाहिए, अगर आपका ये पूरा जो है वो टेंडर डिपार्टमेंट है, टेंडर डिपार्टमेंट, तो हमें क्या करना चाहिए, ये तीनों वर्कर के हेड को सिलेक्ट करना चाहिए। क्लियर? ऐसे अगर कोई आपका सर्वे डिपार्टमेंट है, अगर ये आपका है सर्वे डिपार्टमेंट, तो इसका कोई हेड है, इसको हमें चूज करना चाहिए। और इसके बाद अगर हमें कोई भी कमांड देना है, कोई भी कमांड देना है या फिर कोई भी आपको एक्शन या फिर एक्टिविटी बोलनी है, तो आपको जो मेन ऑथोरिटी है उसको ही डायरेक्टली आपको बोलना है। तो वो आपका जो भी कमांड या फिर जो भी एक्टिविटी है वो आपका पास ऑन कर देंगे, जो भी इसके वर्कर है या फिर जो भी इसके अंडर में वर्क कर रहे हैं उसको। तो ये आपका होगा यूनिटी ऑफ कमांड। यहाँ पे आपका कमांड होगा यूनिटी ऑफ कमांड। यानी कि जो भी कमांड है या फिर जो भी एक्टिविटी है वो आपकी जो हायर अथॉरिटी है उसको ही देंगे, यानी कि इसकी जो यूनिटी है वो एज इट इज रहे। यानी कि ऐसा नहीं है कि इसको हमने कुछ बोला और ये इसका जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, इसकी वजह से आपका जो वर्क है वो डिले हो जाए। क्लियर? ये आपका होगा यूनिटी ऑफ कमांड। उसके बाद आपका नेक्स्ट आपका है स्पान ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जो भी मैनेजमेंट के जितने भी आपके स्मॉल वर्कर्स है या फिर स्मॉल नंबर ऑफ जितने भी वर्कर्स है उसका जो स्पान है वो कम से कम होना चाहिए। जैसे कि इसका जो स्पान है 1:3 रेशियो में होना चाहिए। स्पान ऑफ मैनेजमेंट यानी कि जो भी मैन अथॉरिटी है उसके अंडर में जितने भी वर्कर्स है उसकी जो क्वांटिटी है वो कम से कम होनी चाहिए, जिसकी वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो सके। या फिर अगर टेंडर डिपार्टमेंट है तो इसके अंदर 1:3 यानी कि 1:3 रेशियो में आपका पूरा जो भी मैनेजमेंट है वो होना चाहिए, स्पान का मैनेजमेंट। इसके बाद है डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। तो इसके अंदर क्या रहेगा डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी के अंदर, तो इसके अंदर डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी है। इसके अंदर अगर आपका कोई मेन ऑथर है, यानी कि अगर हमने ये बात की आपका जो टेंडर डिपार्टमेंट है इसके अंदर आपका जो मेन ऑथर जो भी है, ये आपका अगर ऑथर है मेन एक्स, तो इसके पास सभी ऑथोरिटी रहेगी, यानी कि इसको क्या एक्शन देना है, क्या वर्क, इस वर्कर से क्या वर्क करना है, वो सभी ऑथोरिटी इसके अंदर रहेगी। यानी कि इसके अंडर के जितने भी वर्कर है इसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी रहेगी और ये जो एक्शन बोलेगा वही इसको करना है। तो ये आपका हो गया डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। इसके बाद है यूनिटी ऑफ जॉब असाइनमेंट, यानी कि आपके जितने भी वर्कर है या फिर जो भी आपका मैनेजर है या फिर मैनेजमेंट है, इसका जो भी जॉब दिया गया है वो आपका एक समान ही होना चाहिए। यानी कि अगर हमने इससे पहले जो भी बात की, अगर आपका टेंडर डिपार्टमेंट है, ऐसा ही अगर आपके पास कोई है तो वो अगर सर्वे डिपार्टमेंट है, यहाँ पे टेंडर डिपार्टमेंट है या सर्वे डिपार्टमेंट है, तो जो भी आपका एक्शन आएगा या फिर जो भी आपका नोटिफिकेशन आएगा वो सभी डिपार्टमेंट वाइज कैसा होना चाहिए, यूनिटी, यानी कि सेम यूनिफॉर्म होना चाहिए सभी डिपार्टमेंट के लिए। ऐसा नहीं है टेंडर डिपार्टमेंट का वर्क ज्यादा है, सर्वे का काम है, वर्क अदर डिपार्टमेंट है उसका उससे ज्यादा है। तो यहाँ पर जो यूनिटी ऑफ जॉब असाइनमेंट है वो अच्छी तरह से
होना चाहिए। उसके बाद है डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर क्या रहेगा कि आपके जितने भी डिपार्टमेंट है इसको आपको जो भी वर्कर है या फिर जो भी मैनेजर है वो आपके जो भी डिवीजन का वर्क दिया है वो काम करने के लिए कैपेबल होना चाहिए। यानी कि अगर ये टेंडर डिपार्टमेंट का कोई मैनेजर है या फिर जो मेन अथॉरिटी है उसको टेंडर का नॉलेज होना चाहिए। अगर सर्वे डिपार्टमेंट का मेन है तो इसको सर्वे का नॉलेज होना चाहिए। तो ये आपका हो रहा है डिवीजन ऑफ वर्क। उसके बाद आपका रहेगा सेपरेशन ऑफ वर्क। सेपरेशन ऑफ वर्क क्या है, तो आपका जो भी वर्क है इसको सेपरेट किया गया है, लेकिन इसके जो चेकिंग यानी कि अगर आपका पूरा प्रोजेक्ट है इसको हमने अलग अलग डिपार्टमेंट में डिफाइन किया है कि आपका टेंडर डिपार्टमेंट या आपका सर्वे डिपार्टमेंट और कोई अदर डिपार्टमेंट है, लेकिन ये सभी डिपार्टमेंट का जो चेकिंग करेगा वो जो अथॉरिटी रहेगी मेन, वो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर इन्वॉल्व नहीं रहेगा। इसको हम बोलेंगे सेपरेशन ऑफ वर्क। उसके बाद आता है जॉब डेफिनेशन। तो जॉब डेफिनेशन के अंदर क्या रहेगा कि जो पूरा का पूरा आपका जो जॉब है यानी कि जो भी वर्क है वो आपका क्लियर कट होना चाहिए। जैसे कि इसके अंदर नेम ऑफ जॉब क्या है, इसका कोड क्या है, ग्रेड ऑफ जॉब क्या है, पर्टिकुलर शिफ्ट क्या है, वो सब कुछ आपका जॉब की रिलेशनशिप्स क्या है वो सब कुछ आपका क्लियर होना चाहिए। ये आपका हो गया जॉब डेफिनेशन। उसके बाद आ गया आपका कॉन्टेक्ट, यानी कि सभी डिपार्टमेंट में पूरा का पूरा एक ही प्रोजेक्ट रहेगा, लेकिन ये सभी डिपार्टमेंट का जो कॉन्टेक्ट है कोऑर्डिनेशन है वो होना चाहिए। टेंडर डिपार्टमेंट का सर्वे डिपार्टमेंट से भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और सर्वे डिपार्टमेंट का टेंडर डिपार्टमेंट से भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, यानी कि कॉन्टेक्ट होना चाहिए। उसके बाद है आपका नंबर 9 अल्टीमेट ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके अंदर क्या है कि जो भी आपका अथॉरिटी है यानी जो भी आपका मेन मैनेजर है तो इसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट की यानी कि टेंडर डिपार्टमेंट की इसकी रहेगी। क्लियर? अगर ये सर्वे डिपार्टमेंट का जो है मैनेजर या फिर प्रोजेक्ट गाइड वो आपका वाई। क्लियर? तो अगर आपके कोई वर्कर से भूल हो गई या फिर आपके टेंडर डिपार्टमेंट में कोई भूल या फिर मिस्टेक हुई तो इसकी जो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप किसकी रहेगी, मैनेजर की रहेगी, नहीं कि आपके जो भी वर्कर है उसकी। तो ये आपका होता है अल्टीमेट ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद है कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटी, यानी कि आपकी जो एक्टिविटी है वो आपकी कंटिन्यू या फिर डायनेमिक होनी चाहिए। यानी कि अगर आपका पहले हमने सर्वे किया, इससे पहले हमने एस्टिमेट किया होगा, एस्टिमेट उसके बाद अगर सर्वे किया, एक्सकवेशन किया, तो जो आपकी एक्टिविटी की जो कंटिन्यूटी है वो ऐसी एज इट इज रहनी चाहिए। अगर कोई आपका वेदर इफेक्ट या फिर कोई अगर और इफेक्ट भी आ रहा है वर्कर का या फिर कोई वेदर का, इसकी वजह से जो आपका कंटिन्यूटी है जो आपका एक्टिविटी का वो टूटना नहीं चाहिए। तो ये आपका होगा कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटी, यानी कि जो आपका गोल है वो आपके एज इट इज ही रहने चाहिए। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, यानी कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन है तो अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कोई भी आपका बाहरी कोई भी एटमॉस्फेयर, एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर या फिर इंटरनल एटमॉस्फेयर से कोई भी अगर आपका प्रॉब्लम हो रहा है एक्टिविटी की कंटिन्यूटी में, अगर आपकी कोई एक्टिविटी है उसकी कंटिन्यूटी में अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं पर कोई वर्कर चला गया है या फिर कोई वेदर इफेक्ट है, तो इसके लिए आपका जो पूरा का पूरा जो एक्टिविटी है वो फ्लेक्सिबल एंड स्टेबल होना चाहिए। यानी कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अगर नहीं हुआ डिले हो रहा है तो बाद में इसको थोड़ी ज़्यादा स्पीड से हमें कंप्लीट करना चाहिए, और स्टेबल भी होना चाहिए, यानी कि एस्टिमेट के बाद ही हमारा सर्वे रहेगा, ये आपकी स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। लास्ट में आपका है मोटिवेशन एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, यानी कि
आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी वर्कर्स है, मैनेजर है या प्रोजेक्ट गाइड है, सभी को आपको मोटिवेट करना चाहिए और इसके लिए जो भी प्रोफेशनल ग्रोथ है वो इसको देना चाहिए। तभी आपका गोल जो रहेगा प्रोजेक्ट का वो जल्दी से जल्दी अचीव होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में अचीव होगा। तो ये आपका होगा मोटिवेशन एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। तो ये है आपके प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी जो आपका कंस्ट्रक्शन टीम जो हमें डिफाइन करना है वो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो टू बी कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।